निवास स्थान के आधार पर कर भार। टैक्स इंसिडेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। एक व्यक्ति की कुल आय का क्षेत्र यानी कर भार गत वर्ष में भारत में उसके निवास स्थान की स्थिति के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। नंबर 1, निवासी रेजिडेंट। यदि करदाता भारत में निवासी है तो कर भार के लिए कुल आय में सम्मिलित की जाने वाली आय इस प्रकार है। भारत में गत वर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय, भारत में उपार्जित व उदय हुई तथा उपार्जित व उदय समझी जाने वाली आय, वे समस्त आय जो उनको गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित, प्राप्त या उदय हुई है। अन्य शब्दों में दुनिया भर में सभी जगह पर कमाई गई सभी प्रकार की आयों पर रेजिडेंट को, निवासी को भारत में कर देना होता है। असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। भारत में केवल व्यष्टि एवं हिंदू अविभाजित परिवार ही असाधारण निवासी हो सकते हैं। असाधारण निवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाने वाली आय इस प्रकार है, चाहे वे किसी भी साधन से हुई हो, सम्मिलित की जाएगी। भारत में गत वर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय, भारत में उपार्जित व उदय हुई तथा उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आय, भारत से बाहर उपार्जित व उदय हुई आय जो उस व्यापार से प्राप्त होती है जिसका नियंत्रण भारत से होता है तथा ऐसे पेशे की आय जिसकी स्थापना भारत में हुई हो। अनिवासियों पर कर योग्यता। यदि करदाता भारत में अनिवासी है तो कर भार के लिए उसकी कुल आय में केवल निम्नलिखित 2 आयों को ही सम्मिलित किया जाएगा। नंबर 1, भारत में गत वर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय, और नंबर 2, भारत में उपार्जित व उदय हुई अथवा उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आय है। स्पष्टीकरण। यदि कोई बिना कर लगी आय जो कि गत वर्ष से पूर्व की हो तथा भारत के बाहर कमाई गई हो, यदि गत वर्ष में भारत में लाई जाती है तो उस आय को गत वर्ष की कर योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह आय का हस्तांतरण है, न कि आय। आय के विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम्स। जैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ है, निवासियों, अनिवासियों, असाधारण निवासियों को भारत में या विदेशों में प्राप्त की गई, उपार्जित की गई या उपार्जित मानी गई या प्राप्त की गई मानी गई आदि आधारों पर कर देयता उत्पन्न होती है। अतः हमें विभिन्न प्रकार की आयों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय आयों के बारे में। भारतीय आय से तात्पर्य निम्न आयों से है। नंबर 1, भारत में प्राप्त हुई आय। नंबर 2, भारत में प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय। नंबर 3, भारत में उपार्जित या उदय हुई आय। नंबर 4, भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई समझी जाने वाली आय। भारत में प्राप्त हुई आय, इससे आशय प्रथम बार प्राप्ति से है। यदि आय प्रथम बार करदाता को अथवा उसके प्रतिनिधि को भारत में प्राप्त होती है तो ऐसी आय भारत में प्राप्त हुई आय होगी, चाहे वह विदेश में उपार्जित हुई है या भारत में। यदि आय एक बार विदेश में प्राप्त हो चुकी है तथा बाद में उसे भारत में हस्तांतरित किया गया है, भेजा गया है अथवा भारत में लाया गया है, तो वह आय भारत में प्राप्त की हुई नहीं होगी। उदाहरणार्थ, यदि कोई करदाता पाकिस्तान में नौकरी करता है और वह 4 माह के लिए भारत में आता है तथा यदि पाकिस्तान से नियोक्ता ने वेतन भारत में प्रेषित किया है तो करदाता के लिए वह आय भारत में प्राप्त हुई कहलाएगी। लेकिन यदि नियोक्ता करदाता के वेतन को पाकिस्तान के ही एक बैंक में उसके खाते में जमा कराता है, उसके बाद में करदाता के आदेश पर बैंक द्वारा उस रकम का हस्तांतरण भारत में होता है, तो यह आय भारत में प्राप्त हुई नहीं मानी जाएगी। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विदेश में आय को प्राप्त करने के पश्चात यदि आय को भारत में हस्तांतरित किया जाता है तो वह आय भारत में प्राप्त हुई नहीं मानी जाएगी। आय मुद्रा में, वस्तुओं में अथवा विनिमय साध्य प्रलेखों के रूप में प्राप्त हो सकती है। नंबर 2, भारत में प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय। कुछ आयों को गत वर्ष में करदाता को वास्तव में प्राप्त नहीं होने पर भी आयकर अधिनियम की धारा 7 व 8 के प्रावधानों के लागू होने के कारण इन्हें गत वर्ष में प्राप्त की हुई समझी जाएगी। नंबर 1, गत वर्ष में कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि कोष में जमा वार्षिक वृद्धि की राशि। इसमें नियोक्ता का अंशदान वेतन के 12% से अधिक है तो आधिक्य को आय माना जाता है, और इस खाते पर प्राप्त ब्याज की दर यदि 9.5% से अधिक है तो 9.5% से अधिक ब्याज की राशि आय मानी जाती है। अप्रमाणित भविष्य निधि कोष को प्रमाणित बनाए जाने पर उसमें हस्तांतरित शेष की राशि।
नंबर 3, किसी भी आय का भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर काटी गई आय कर की राशियाँ। नंबर 4, धारा 41 एवं धारा 59 के अंतर्गत माने गए लाभ। नंबर 5, अस्पष्ट विनियोग व छिपी हुई आय। नंबर 3, भारत में उपार्जित या उदय हुई आय। उपार्जित तथा अर्जित दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन इसका अर्थ प्राप्ति से भिन्न है। जब आय को प्राप्त करने का अधिकार करदाता के पास निहित हो जाता है, चाहे उसे वास्तव में प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं, तो ऐसी आय को उपार्जित या अर्जित हुई आय कहा जाता है। भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई समझी जाने वाली आय। भारत में उपार्जित या अर्जित हुई मानी जाने वाली आय से तात्पर्य ऐसी आय है जो कि नियमानुसार अर्थात कानून द्वारा उपार्जित हुई मानी जाती है, लेकिन वास्तव में वह उपार्जित भारत में नहीं हुई है। निम्नलिखित आयों को भारत में उपार्जित या अर्जित हुई आय माना जाता है। नंबर 1, भारत में व्यापारिक संबंधों से होने वाली आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शंस इन इंडिया। भारत में व्यापारिक संबंध से होने वाली आय के संबंध में वित्त अधिनियम 2003 की धारा 9 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। इनके अनुसार व्यापारिक संबंध को परिभाषित करते हुए इनमें अनिवासी करदाता के प्रतिनिधि द्वारा किए गए अग्र कार्यों को भी व्यापारिक संबंध से होने वाली आय माना गया है। ए, अनिवासी करदाता का प्रतिनिधि यदि भारत में व्यवसाय संबंधी विभिन्न अनुबंध करके व्यापारिक कार्य करता है तो इसे भारत में व्यापारिक संबंध से होने वाली आय माना जाएगा। इसका अपवाद है यदि अनिवासी करदाता का प्रतिनिधि केवल भारत से माल अथवा अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं के क्रय विक्रय करने हेतु अधिकृत हो, तो ऐसे अनुबंध से हुई आय को व्यापारिक संबंध से होने वाली आय नहीं माना जाएगा। बी, यदि अनिवासी करदाता का प्रतिनिधि माल अथवा अन्य क्रय करके स्टॉक करने हेतु अधिकृत न हो, परंतु सामान्यतः माल को क्रय करके स्टॉक रखता है और समय समय पर अनिवासी करदाता के अनुसार माल का प्रेषण करता है, तो ऐसे कार्य से हुई आय व्यापारिक संबंधों से आय मानी जाएगी। यदि एक प्रतिनिधि एक या अधिक अनिवासी व्यक्तियों के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार भारत में विक्रय हेतु आदेश प्राप्त करता है, तो ऐसे आदेशों से प्राप्त आय भारत में व्यापारिक संबंधों से आय मानी जाएगी। यदि किसी अनिवासी द्वारा कोई व्यापार उपयुक्त वर्णित ए, बी अथवा सी के अनुसार चलाया जाता है, तो केवल उन व्यापारिक लेन देनों से आय भारत में उपार्जित आय मानी जाएगी जो इन परिस्थितियों में वर्णित प्रकार से अर्जित हुई है। सामान्य दलाल अथवा स्वतंत्र अभिकर्ताओं की सहायता से व्यापारिक कार्य करने पर भारत में व्यापारिक संबंधों से होने वाली आय नहीं मानी जाएगी। यदि कोई अनिवासी सामान्य रूप से किसी दलाल अथवा स्वतंत्र अभिकर्ता की सहायता से व्यापारिक लेन देन करता है, तो इस प्रकार के व्यापारिक लेन देनों से हुई आय भारत में व्यापारिक संबंधों से आय नहीं मानी जाएगी। यदि कोई दलाल अथवा विक्रय अभिकर्ता पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से किसी एक अनिवासी के लिए व्यापारिक लेन देन करता है अथवा अनेक अनिवासियों के लिए व्यापारिक लेन देन करता है, जो सभी किसी एक अनिवासी द्वारा सामान्य रूप से नियंत्रित है, तो उस दशा में ऐसे दलाल अथवा विक्रय अभिकर्ता को स्वतंत्र रूप से काम करने वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा एवं ऐसे दलाल अथवा विक्रय अभिकर्ता द्वारा किए गए व्यापारिक लेन देनों से आय भारत में व्यापारिक संबंधों से हुई आय मानी जाएगी। इसके भी निम्न प्रकार से अपवाद है। अनिवासी करदाता की निम्न आय भारत में उपार्जित हुई नहीं मानी जाएगी। सिर्फ निर्यात करने के लिए ही भारत से माल खरीदना। नंबर 2, अनिवासी करदाता कोई समाचार एजेंसी चलाता हो अथवा समाचार पत्र, पत्रिका या जर्नल का प्रकाशन करता हो तथा केवल भारत से बाहर भेजने के लिए ही भारत में समाचार एवं विचार एकत्र करता हो। नंबर 3, अनिवासी करदाता जो भारत का नागरिक न हो अथवा कोई ऐसी अनिवासी फर्म जिसका कोई साझेदार भारत में निवासी अथवा नागरिक न हो अथवा कोई अनिवासी कंपनी जिसका कोई अंशधारी भारत में निवासी अथवा नागरिक न हो, भारत में केवल सिनेमा फिल्मों की शूटिंग ही करती हो, तो उसकी आय का कोई भाग भारत में उपार्जित नहीं माना जाता है। अनिवासी करदाता में किसी चल अचल या मूर्त या अमूर्त संपत्ति से आय होने पर वह आय भारत में उपार्जित हुई मानी जाएगी। भारत में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय, भारत में की गई सेवाओं के लिए सरकार द्वारा दिया गया वेतन, चाहे उसकी प्राप्ति कहीं भी हुई हो, भारतीय नागरिक को भारत के बाहर की सेवाओं के लिए सरकार द्वारा दिया गया वेतन, ब्याज, अधिकार शुल्क एवं तकनीकी सेवाओं का भुगतान, शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी होने पर इस प्रकार भुगतान प्राप्तकर्ता के लिए भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाएगी।
भुगतान सरकार द्वारा देय हो, भुगतान निवासी या अनिवासी व्यक्ति द्वारा हो, परंतु यह भुगतान एक ऐसे व्यापार या पैसे के लिए हो जिसका संचालन भारत में होता हो। भारतीय कंपनी द्वारा भारत के लिए भारत के बाहर दिया गया लाभांश। धन्यवाद।